हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी ऐच्छिक विषय का एक चैप्टर जो कि लघु कथाओं के नाम से है। इसकी आखिरी लघु कथा है साझा। इसके प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया? उत्तर देखते हैं। यह कहानी किसान और जमींदार के संबंधों पर आधारित है कि पहले जब जमींदार होते थे तो कैसे वो सारी मेहनत किसानों से कराते थे और लाभ के समय सारा लाभ स्वयं हड़प लेते थे। किसान को खेती करना हालांकि अच्छे से आता है, लेकिन जमींदारों ने उसे बुरी तरीके से डरा रखा था। साथ ही उसके पूर्व अनुभव भी अच्छे नहीं थे। इन सब कारणों से किसान जो है खेती नहीं करना चाहता। हाथी जो इस कहानी में जमींदार का प्रतीक है, उसे बहला फुसलाकर खेती करने के लिए मना लेता है। अब हाथी क्या कहता है कि वो क्या क्या सपोर्ट करेगा। वो मिलकर काम करने, छोटे जानवरों से खेतों की रक्षा करने जैसी बातें करता है और इस तरीके की बातें करके किसान को साझेदारी में खेती के लिए वो मना लेता है। किसान के डर को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा देता है और एंड में क्या होता है, उससे साझेदारी करने के लिए तैयार कर लेता है। हालांकि किसान ने पहले सब कुछ करके देख रखा था, साझे में खेती करके देख रखा था, उसका रिजल्ट उसे पता था, लेकिन फिर भी जो है हाथी या जमींदार उसे बहका लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की? क्योंकि साझेदारी का काम था, दोनों को आधा आधा काम करना था, तो हाथी ने क्या किया? हाथी ने किसान को राजी किया कि यदि वह साझेदारी में खेती करेगा तो कोई छोटा जानवर उसकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यानी जब किसी काम में कोई बड़ा आदमी जुड़ा हो, किसी बड़े आदमी का हाथ हो या किसी बड़े आदमी का नाम किसी काम के साथ जुड़ा हो, तो छोटे मोटे लोग जो हैं पीछे खुद ही हट जाते हैं। हाथी ने गांव में ये घोषणा करा दी कि ये खेती उसकी है, इसलिए उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। हाथी यानी जमींदार का प्रतीक है, इसलिए बाकी लोग जो थे, जो उस खेत से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते थे या उसको कुछ हानि पहुंचा सकते थे, वो अपने आप ही दूर हो गए, क्योंकि उन्हें पता था ये जमींदार का खेत है और जमींदार की खेती है। इस प्रकार हाथी ने क्या किया कि केवल गांव में घोषणा कराई कि ये खेत उसका है और उसका काम जो है हो गया। बिना किसी मेहनत के उसने अपने हिस्से की मेहनत भी कर ली और फसल में साझेदारी भी कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं। आधी आधी फसल हाथी ने कैसे बांटी? उत्तर देखते हैं। फसल को बोने से लेकर के पकने तक की सारी मेहनत जो है किसान ने की थी। फसल जब पककर तैयार हुई तो किसान ने ऑफर दिया कि आधी आधी फसल बांट लेते हैं। आधी आधी फसल बांटने का विकल्प दिया। हाथी को इस तरीके से उस फसल को बांटना था कि सारी फसल या सारा फायदा जो है केवल उसी के पास रह जाए। इसलिए हाथी ने विचार रखा कि ऐसे नहीं करते, आधी आधी नहीं बांटेंगे, इस फसल को एक साथ हम खाएंगे। हाथी ने विचार रखा कि एक एक गन्ना तोड़ते हैं और दोनों मिलकर उस गन्ने को खाना शुरू करते हैं। इस तरीके से फसल बांटने के बाद हाथी के लिए आसान था कि वो सारा गन्ना जल्दी से किसान से छीन ले और खा जाए। यानी एक गन्ने को जब एक तरफ से किसान और एक तरफ से हाथी खींचेगा तो हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या होने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। किसान ने अपने हिस्से की फसल क्यों छोड़ दी? खेत में किसान ने ही सारी मेहनत की थी। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक की सारी मेहनत जो है किसान ने की थी। लेकिन जब लाभ लेने का समय आया तो हाथी या फिर जमींदार ने इस तरीके से बंटवारा किया कि सारी फसल उसी के हिस्से में आ गई। उसने किस तरीके से बंटवारा किया? जैसे हाथी और किसान दोनों ने एक ही गन्ने को खाना शुरू किया। जब हाथी ने गन्ने के साथ किसान को भी अपने मुंह में खींचना शुरू किया तो किसान के जीवन पर संकट आ गया। जब किसान ने अपना जीवन खतरे में देखा तो उसे अपना जीवन बचाना ज्यादा जरूरी लगा। यानी गन्ने के साथ खिंच करके किसान भी हाथी के मुंह में जा रहा था, तो किसान को ज्यादा ठीक यही लगा कि अपना जो है गन्ना छोड़ देना चाहिए बजाय कि हाथी के मुंह में जाने से। तो जब किसान ने अपना जीवन खतरे में देखा तो उसे अपना जीवन बचाना ज्यादा जरूरी लगा। अपना लाभ या फसल छोड़कर यदि जीवन को बचाया जा सकता है तो जीवन बचाना ही प्राथमिकता होती है। यानी किसी व्यक्ति के सामने ये सिचुएशन है कि या तो जीवित रह लो या अपना मुनाफा ले लो, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति जो है इस सिचुएशन में अपना जीवन बचाना ही ज्यादा प्राथमिक समझेगा, क्योंकि जीवन है तो लाभ तो कभी भी कमा सकता है। और किसान ने भी यही किया। जब उसे लगा कि हाथी के मुंह में अब वो चला जाएगा, उस मोमेंट पर उसने जो है अपने गन्ने को छोड़ दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। यह कहानी किस व्यवस्था पर व्यंग्य करती है? साझा नाम की जो कहानी है, किसान और जमींदारों के संबंध पर व्यंग्य करती है। किसान के पूर्व अनुभव बहुत बुरे हैं। वह शेर, चीता और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका है।
जैसे मैंने बताया, नॉर्मल जो बातें हमें नहीं लगती आम जीवन में हो सकती हैं, उसको हम प्रतीक कहते हैं। तो ये जो सारे जानवर हैं जिनके साथ किसान खेती कर चुका है, तो ये जानवर जो हैं राजा, अंग्रेज और बड़े जमींदारों का प्रतीक है। मुझे यही ध्यान में आया कि पहले जो व्यवस्था थी, तो पहले राजा डायरेक्ट लगान लेते थे लोगों से, उसके बाद फिर अंग्रेज आए और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने जो भूमि सुधार के लिए जो व्यवस्थाएं लागू करी, तो वो बड़ी जमींदारों को होल्ड दे दिया। तो किसानों की स्थिति ऐसी थी कि राजा के समय में भी ऐसी स्थिति थी, फिर अंग्रेज़ों के समय में भी इतनी खराब स्थिति थी, फिर जमींदार आए तब भी इतनी बेकार स्थिति थी। यहाँ तक कि जब आज़ादी मिल गई और खेत उनके खुद के हो गए, उसके बाद भी जब छोटे-मोटे ज़मींदारों का थोड़ा बहुत होल्ड था, तो उनकी स्थिति में कोई ख़ास जो है सुधार नहीं हुआ। तो यहाँ शेर, चीता और मगरमच्छ जो हैं, राजा, अंग्रेज़ और बड़े ज़मींदारों का प्रतीक है। सभी के साथ किसान ने खेती करके देखी थी। सभी ने अपने फ़ायदे के लिए किसानों का शोषण किया होता है। आज़ादी के बाद जब यह व्यवस्था ख़त्म हो जाती है, तो किसानों के पास किसानों की ज़मीनें आ जाती हैं और कुछ ज़मीनें जो हैं ज़मींदारों के पास चली जाती हैं। तो जो है छोटे ज़मींदार और किसान बचते हैं इस व्यवस्था में। ज़मींदार भी शोषक वर्ग का ही प्रतीक है। वो जो राजा और अंग्रेज़ों वाली कैटेगरी है, ज़मींदार भी उसी में आता है और किसान को उसकी असलियत भी पता है कि ये रूप बदलकर दूसरे रूप में शोषक ही है, शोषक वर्ग ही है। लेकिन ज़मींदार जो है कि पहले किसान को डराता है, फिर अपनी बातों में फँसाता है। डराना मतलब ये हो सकता है कि अगर खेती ही नहीं करेगा तो खाएगा क्या? उसके परिवार का पेट कैसे पलेगा? वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो पहले ज़मींदार जो है किसान को डराता है, फिर अपनी बातों में फँसाता है और फिर क्या करता है, अपने पद और कद के कारण सारी मेहनत किसान से कराता है। यानी पहले किसान को डराया कि खेती नहीं करोगे तो क्या करोगे? फिर अपनी बातों में फँसाया कि भई मैं अगर तुम्हारे साथ साझेदारी करूँगा तो छोटे-मोटे जानवर तो तुम्हारे पास वैसे ही नहीं आएँगे। तो इस तरीके से उसने उसको अपनी बातों में फँसाया, फिर अपने पद और कद के कारण सारी मेहनत किसान से कराई। जैसे क्योंकि हाथी बताया गया है इसमें ज़मींदार का प्रतीक, तो हाथी और किसान का मुकाबला किसी तरीके से नहीं हो सकता। अपने पद के कारण, अपने कद के कारण कि क्या सिचुएशन है उसकी समाज में, किसान उसके खिलाफ बोलने में कंफर्टेबल नहीं था। इसलिए किसान ने चुपचाप सारी मेहनत खुद करी और उसने केवल अपना जो है इतना काम कर दिया कि गाँव में ये अनाउंस करा दिया कि ये खेत जो है उसका है। अंत में सारी फसल जो है खुद हड़प कर लेता है। इस प्रकार यह कहानी भारत के छोटे किसानों की दयनीय स्थिति और जमींदारों के दोगलेपन और स्वार्थीपन पर व्यंग्य करती है। छोटे किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है और जमींदारों का दोगलापन, दोगलापन यानी एक एक तरफ तो उसने मीठी मीठी बातें बनाकर किसान को अपने जाल में फंसाया और स्वार्थीपन लास्ट में मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी फसल खुद हड़प कर गया, सारा फायदा खुद हड़प कर गया। ये स्वार्थीपन की पराकाष्ठा है। तो इस तरीके से ये कहानी है, ये किसान और जमींदारों के संबंधों पर व्यंग्य करती है। ये कुछ प्रश्न थे इस कहानी के, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे।